आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। मदनलाल ढींगरा का जन्म 1883 में पंजाब के एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। उनका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था। देश की आजादी की क्रांति में भाग लेने के आरोप में जब उन्हें लाहौर के कॉलेज से निकाल दिया गया तो उनके परिवार ने उनसे नाता तोड़ लिया। आजीविका के लिए उन्हें एक तांगा चालक, कारखाने के श्रमिक और क्लर्क के रूप में काम करना पड़ा। बाद में वे अपने बड़े भाई के कहने पर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। लंदन में उनकी मुलाकात वीर सावरकर से हुई। सावरकर ने मदनलाल को अभिनव भारत मंडल का सदस्य बनाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। लंदन में वे इंडिया हाउस के भी सदस्य थे, जो भारतीय विद्यार्थियों के राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्र था। क्रांतिकारियों को दिए जाने वाले मृत्युदंड ने मदनलाल ढींगरा के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा कर दी थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने बदला लेने का मन बनाया। 1 जुलाई 1909 की शाम थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठा हुए थे। भारत के मामलों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली अपनी पत्नी के साथ आए। वे जैसे ही हॉल में घुसे, मदनलाल ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दाग दीं। 4 सही निशाने पर लगीं। ढींगरा ने स्वयं को भी गोली मारनी चाहिए, मगर उन्हें पकड़ लिया गया। 23 जुलाई को उनके केस की सुनवाई पुराने बैली कोर्ट में हुई और 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई। और उसके बाद नरेश मोटरसाइकिल को धक्का लगाया जा रहा था और पीछे से अपना शशि उसको अपनी तरफ खींच रहा था। फिर क्या नरेश ने शर्त जीत ली? अरे नहीं भाई, वो आधी दूर तक भी नहीं चल पाया और धड़ाम से गिर भी गया। अच्छा हुआ भाई, नरेश गाड़ी ऊपर तक नहीं चढ़ा पाया। अगर वो मोटरसाइकिल चढ़ा देता, सारे कॉलेज में अपनी वीरता के किस्से सुना सुना कर सबका जीना बेहाल कर देता। अरे छोटू, चाय पिला दे भैया। भाई दीपक, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? नहीं तो क्या तेरे समान दिन भर बकबक करते रहे? अरे वाह, क्या हाल चाल है भाई? बड़ी हंसी मजाक हो रही है। अरे कुछ नहीं, ऐसी कॉलेज के किस्से चल रहे काका। चलो बैठो बैठो बैठो, आओ। काका, ये दीपक है, हमारा नया दोस्त। नमस्कार काका। नमस्कार नमस्कार। काका, आज किस महापुरुष के बारे में बताएंगे हमें? ये दीपक खास तौर से आपकी बातें सुनने ही आया है। अच्छा, आज मैं तुम्हें मदनलाल ढींगरा के बारे में बताता हूँ। उसके बारे में भी लोग यही समझते थे कि वो बहुत घमंडी है और वो भी तुम्हारी तरह चुपचाप रहता था। ये मदनलाल ढींगरा कौन थे? मदनलाल ढींगरा एक संपन्न परिवार के पढ़े लिखे युवक थे। बहुत ही सामान्य किस्म के नौजवान थे और बहुत कम बोलते थे, अपने दीपक की तरह। अपने काम से काम रखते थे। बीए कर लेने के बाद मदनलाल ढींगरा इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए लंदन गए और लंदन में वे इंडिया हाउस में रहने लगे। यहीं से मदनलाल ढींगरा के क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई और यहीं मदनलाल ढींगरा जी की मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर जी से हुई। उन्हीं दिनों सावरकर जी ने लंदन के इंडिया हाउस में 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अर्ध शताब्दी धूमधाम से मनाने की योजना बनाई। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? बस सब ठीक ठाक चल रही है। ये सावरकर जी ने बुलाया है। अरे देखो, आ ही गया सावरकर जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। हम लोग वतन से दूर यहाँ लंदन में अपने देश के 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की अर्ध शताब्दी धूमधाम से मनाएंगे। और ये भी बड़े संयोग की बात है कि 10 मई 1908 रविवार को मनाएंगे। ये ठीक वही दिन है जब 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति भड़की थी। हम इसके लिए निमंत्रण भी छपवा रहे हैं, जिसका प्रारूप इस तरह से है। मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। 1857 के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अर्ध शताब्दी समारोह मनाने के लिए इंग्लैंड में प्रवासी भारतीयों की एक सभा इंडिया हाउस में रविवार 10 मई 1908 को सांध्य समय ठीक 4 बजे आयोजित की जाएगी। आप सभी और आपके भारतीय मित्रगण सादर आमंत्रित हैं। क्यों,
क्यों भाई, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। बहुत अच्छे दामोदर भाई, इन्हीं अंग्रेजों के नाक के नीचे, इन्हीं के मुल्क में हम अपनी क्रांति का जश्न मनाएंगे। हाँ, पर ख्याल रहे किसी अंग्रेज को इसकी भनक भी ना लगे। अगर किसी को पता चला तो हमारे हिंदुस्तानी भाई मुसीबत में पड़ सकते हैं। मदनलाल, अरे भाई मदनलाल, तुम्हें भी जश्न में आना है। जी बिल्कुल। अरे ये भी कोई कहने की बात है? जश्न धूमधाम से मनाया गया। समारोह में सावरकर के अतिरिक्त कई वक्ताओं के ओजस्वी भाषण हुए। भारत को स्वाधीन कराने की योजनाओं पर भी बातचीत हुई। समारोह में भाग लेने वालों को स्वाधीनता संग्राम की स्मृति के प्रतीक स्वरूप बैजेस बांटे गए। सभी के साथ मदनलाल को भी बैज मिला और मदनलाल ने बड़े गर्व के साथ उसे अपने कोट पर लगाया। और अगले दिन मदनलाल वही बैज लगाकर बड़ी शान से कॉलेज पहुंचे। Madanlal, what is this badge on your blazer? Take it out. सर, ये हम हिंदुस्तानियों के संघर्ष और शहीदों के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक है। मैं इसे नहीं निकालूंगा। चलो इसको निकालो, हटा पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो। मेरा गला नहीं काटा तो मेरा नाम भी मदनलाल नहीं। देख लूंगा तुझे। नहीं मदनलाल, दोषी वो अंग्रेज स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने तुम्हारे साथ क्लासरूम में झगड़ा किया। तो आप ही बताइए, इसमें दोष किसका है? ऐसी सभी घटनाओं के पीछे वास्तविक हाथ कर्जन वाइली का रहता है, जो हम सभी भारतीय नौजवानों के कार्यों की जासूसी करता रहता है और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को परेशान करता है। सावरकर भाई, अगर मैं ये कर्जन वाइली का ही काम तमाम कर दूं तो? मदन, दुनिया में सबसे आसान काम कुछ भी कहना है। और जानते हो सबसे मुश्किल काम इस दुनिया का क्या है? क्या? अपने कहे पर डटे रहना। सावरकर भाई, मेरे हृदय में उठने वाला ये तूफान अब कर्जन वाइली की मौत पर ही थमेगा। अच्छा, मदन, अपना हाथ टेबल पर रखो। लीजिए। जानते हो ये क्या है? जी, सूजा, बोरा सीने वाला सूजा। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में से सूजा आर पार निकल गया और तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आई। वाह, तुम परीक्षा में पास हो गए मित्र। धन्यवाद। अब हमें योजना बनानी है और किसी भी योजना के सफल होने की पहली सीढ़ी होती है मजबूत। आओ मदन, कहो काम कैसा चल रहा है? सावरकर भाई, मैंने एक कोल्ट रिवॉल्वर खरीद लिया है और एक और व्यक्ति मुझे एक बेल्जियम की बनी पिस्तौल बेचने वाला है। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। और मैंने यहाँ एक निशानेबाजी का स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। मैं रोज वहां जाकर अपना निशाना पक्का करता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सावरकर भाई, आपने इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, जानता हूं, उस संस्था को भी और उसके उद्देश्य को भी। हाँ, उस संस्था का उद्देश्य तो भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी संस्कृति का गुलाम बनाना है। और इस संस्था की सचिव कुमारी एमा जोसेफाइन बैक है। मैं उस संस्था का सदस्य बन गया हूँ। क्या क्या कह रहे हो मदन? जी, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है कर्जन वाइली तक पहुंचने का। मतलब? मैंने संस्था की सचिव कुमारी एमा से दोस्ती कर ली है और वहां मैंने अच्छी पैठ भी बना ली है। कर्जन वाइली वहीं आता जाता है। मगर ध्यान रखना मदनलाल, कहीं किसी को कोई शक ना हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। मदनलाल इंडियन नेशनल एसोसिएशन में नियमित जाने लगा और वो सही मौके की तलाश में था कि कब इस कर्जन वाइली का काम तमाम कर दिया जाए। कर्जन वाइली
मदन लाल से इंडिया हाउस की गतिविधियों के विषय में प्रश्न करता। मदन लाल भी उसे उतनी ही बातें बताता जितनी सावरकर उसे बताने को कहता। मदन लाल ने 8 जून 1909 को कर्जन वायली को मारने का इरादा कर लिया, मगर 8 जून को सावरकर के भाई गणेश को अंग्रेजी हुकूमत ने आजन्म कारावास की सजा सुनाई। इस वजह से मदन लाल ने कर्जन वायली को मारने का विचार थोड़े दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया। तो क्या मदन लाल जी कर्जन वायली को मार पाए? जल्दी ही वो दिन आ गया। 10 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव मनाया जाता था। मदन लाल ये जानता था कि वार्षिकोत्सव में कर्जन वायली जरूर आएगा। मदन लाल ने उस दिन अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस भी जल्दी खत्म कर ली। आज मदन लाल कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि उसने जितने निशाने लगाए थे वो सब बिल्कुल सही लगे। मदन लाल ने समारोह में जाने के लिए बढ़िया सा सूट पहना और उस पर आसमानी रंग का साफा बांधा। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा आकाश मदन लाल के सिर पर विराजमान हो गया है। गहरे रंग का चश्मा लगाकर दोनों पिस्तौलें अपनी जेब में डाले और 2 चाकू भी अपने पास रख कर्जन वायली की बलि लेने के लिए समारोह में पहुंच गया। अरे आओ मदन भाई, क्या बात है, आज तो कमाल लग रहे हो। अरे आ गए सब लोग। अच्छा, ये मैडम एमा दिखाई नहीं दे रही? अरे यहीं कहीं होंगी, मेहमानों की खातिरदारी में। वैसे सब लोग तो आ ही गए हैं। बस कर्जन वायली नहीं आए। हाँ, दिखाई नहीं दिया अभी तक। कब तक आएंगे? आते ही होंगे। भाई मदन, क्या जादू कर दिया है तुमने सब पर? भाई मैंने ऐसा क्या किया? अरे, इंडियन नेशनल एसोसिएशन में तुम्हारी ही बातें होती रहती हैं। यहाँ तक कि मैडम एमा और कर्जन वायली तक तुम्हारा ही पूछते रहते। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी है सब पर तुमने? अरे कहाँ, बस ऐसे ही। अरे लो, कर्जन वायली आ गए। चलो भैया आओ, चलो 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 चलो। हेलो मदन। हेलो सर। क्या चल रहा है तुम्हारा? बस एक काम शुरू किया है, वो बस ये समझिए कि वो खत्म ही होने वाला है। अच्छा, वेरी गुड। कौन सा काम? तुम्हें मारने का। व्हाट? यस। माय गॉड, ये ले। स्टॉप हिम पुलिस। अरे क्या हुआ? किसने गोली मारी? अरे किसने? मदन लाल ने मारी है गोली। पकड़ो उसे, पकड़ो। जाओ मदन लाल, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। पिस्तौल फेंक दो। हट जाओ ललक्का मेरे रास्ते से। ये ले। पकड़ लो इसे, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और देखो ये दो चाकू निकले। छोड़ो मुझे। तेरी तो देखो इसकी। बुलाओ। हाँ, कितनी गोली लगी है मिस्टर वायली को? उन्हें जल्दी अस्पताल भेजो। सर, मिस्टर वायली इज नो मोर। 2 गोली सीने में लगी और 3 गोली चेहरे पर। ओह नो, दूसरे को अस्पताल जल्दी ले जाओ। सर, इसी ने गोली मारी है मिस्टर वायली और कसाजी ललक्का पर। है डॉक्टर, चेक हिम। डॉक्टर। हे मिस्टर मदन, तुमने ही मिस्टर वायली और मिस्टर ललक्का को मारा है? नहीं, ललक्का को नहीं मारना चाहता था। वो तो गलती से अपने बचाव में मुझसे गोली चल गई। ओके, तो तुमने वायली सर पर 5 गोली खालसी से चलाया है? नहीं, मैं उन्हें मारने आया था। मुझे बस इतना ही कहना है। मेरा चश्मा उठा के देंगे? वहां गिरा है। ले जाओ इसे। अरेस्ट हिम। देखा तुमने? उसके चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं थी। तुमने देखा नहीं, जब वो डॉक्टर मदन लाल की दिल की धड़कन चेक कर रहा था तो डॉक्टर खुद कितना कपकपा रहा था। और मदन लाल तो मानो ऐसे देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वैसे एक बात तो साफ हो गई है, मदन लाल की जेब में 2 रिवॉल्वर थी, तो उसने दूसरी रिवॉल्वर क्यों नहीं निकाली? इसका मतलब वो सिर्फ मिस्टर वायली को मारने आया था। हाँ, तुमने देखा नहीं? ललक्का मदन लाल पर कूद पड़ा, तभी तो उसने उस पर गोली चलाई। नहीं तो मदन लाल किसी और को गोली नहीं मारता।
सावरकर भाई, इस मदन लाल ने तो कमाल कर दिया। हाँ ज्ञानचंद भाई, उसने वो कर दिखाया जो ये अंग्रेज सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हाँ, पर सुना है कि मदन लाल के पिता और भाई ने लंदन तार किया है और कहा है कि मदन लाल से हमारा कोई संबंध नहीं है और हम उसके द्वारा किए गए कार्य की निंदा करते हैं। भाई, भले ही मदन लाल के पिता और भाई उसके कार्य की निंदा कर रहे हों, पर पूरा भारत देश मदन लाल के साहस की कभी ना मिटने वाली कहानी स्वर्णिम अक्षर में लिख रहा है। हर भारतीय को उस पर गर्व है। तुम धन्य हो मदन लाल। सच कहते हो। यही है मदन लाल, देखो कैसे खड़ा है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। और देखो तो चेहरे पे जरा भी पछतावा नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मुकदमा उस पर नहीं किसी और पर चल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। मदन लाल, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं कासव जी लालक्का को नहीं मारना चाहता था। अपनी आत्मरक्षा करते हुए गलती से उस पर गोली चल गई। अरे क्या आदमी है ये? इसने केवल कासव जी की ही बात कही। वाइली के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसने अदालत से माफी मांगी। पता नहीं किस मिट्टी का बना है मदन लाल। जी सावरकर भाई। ज्ञानचंद, मैं कल मदन लाल से मिलने जेल जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे उसकी बहुत याद सता रही है। ठीक है, तो फिर हम दोनों कल सुबह मदन लाल से मिलने चलेंगे। कैसे हो सावरकर भाई? अरे देख नहीं रहे? तुम्हारे किए गए साहसिक कार्य से सारे भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, कहो। सावरकर भाई, मेरी फांसी के बाद आप लोग मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करना और मेरा जो भी सामान यहाँ है उसे आप बेच देना और उन पैसों को अपने राष्ट्रीय कोष में जमा कर दीजिएगा ताकि वो पैसा देश की आजादी के संग्राम में काम आए। हाँ मदन लाल, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हें कुछ कहना है मदन लाल? मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है। अंग्रेजों, तुम्हें भारत को अपने अधिकार में रखने का कोई हक नहीं है। यदि जर्मन लोग इंग्लैंड को अपने अधिकार में कर लें तो अंग्रेज भी वही करेंगे जो मैंने किया। आप लोग मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं, मगर ये याद रखिए, मेरी मौत अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की आग में हवा का काम करेगी। इस मुकदमे का फैसला 25 जुलाई 1909 को सुनाया जाएगा। Order, order. This is 25 July 1909.
सारे गवाहों और मुजिम के इकबाली बयान से साफ हो गया है कि मुझे मदनलाल ढींगरा ने मिस्टर करजन वाइली और कासनजी ललक्का की गोली मारकर हत्या की है। यह अदालत मदनलाल ढींगरा को सजाए मौत देने का हुक्म देती है। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल को फांसी दी जाएगी। मित्र ज्ञानचंद, मदनलाल की जेब में उस दिन एक चिट्ठी थी जिस दिन उसने करजन वाइली को मौत के घाट उतारा था। सावरकर भाई, कैसी चिट्ठी? उस चिट्ठी में उसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने आक्रोश को शब्दों में बयां किया था। मगर पुलिस ने तो ऐसी किसी भी चिट्ठी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने उस चिट्ठी को गायब कर दिया। अगर वो चिट्ठी दुनिया के सामने खुल जाती तो सारी दुनिया को इन अंग्रेजों की करतूत के बारे में पता चल जाता। यह अंग्रेज दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी उनके राज में बहुत खुश हैं, पर वो तो आजादी चाहते ही नहीं। सावरकर भाई, तो उस चिट्ठी को कैसे हासिल किया जाए? उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मदन बहुत समझदार युवक है। उसने उस चिट्ठी की एक प्रति मुझे भी दे दी थी, क्योंकि वो जानता था कि ये अंग्रेज उस चिट्ठी को गायब कर देंगे। तो अब क्या करें सावरकर भाई? ये रही वो चिट्ठी। तुम इस चिट्ठी को फ्रांस ले जाओ और वहां जाकर प्रमुख समाचार पत्रों में से प्रकाशित कराओ। जी बिल्कुल, मैं आज ही फ्रांस निकलने की तैयारी करता हूं। फिर उस चिट्ठी का क्या हुआ? ज्ञानचंद ने फ्रांस पहुंचकर वहां के प्रमुख अखबारों में छपवा दिया। उस चिट्ठी को पढ़कर दुनिया की आंखें खुल गईं कि भारतीय नौजवान अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने देश पर अपने प्राणों की आहुतियां अर्पित कर रहे हैं। उसमें ऐसा क्या लिखा था काका? बताता हूं। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैंने एक अंग्रेज का खून बहाया है, और वो इसलिए बहाया है कि भारतीय देशभक्त नौजवानों को अमानवीय रूप से फांसी के फंदों पर लटकाए जाने और उन्हें आजन्म काले पानी की सजा दिए जाने का बदला ले सकूं। भारतवर्ष के लोगों को सीखने के लिए एक ही सबक है, और वो ये कि मृत्यु का आलिंगन किस प्रकार किया जाए, तथा ये सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि स्वयं मरकर दिखाया जाए। मैं इसलिए मरकर दिखा रहा हूं, और अपनी शहादत पर मुझे गर्व है। ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना है कि वो मुझे अगले जन्म में भी भारत माता की गोद प्रदान करे, ताकि मैं अपना अगला जीवन भी भारत माता के चरणों में अर्पित कर सकूं। मेरे जन्म और बलिदान का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा देश, मेरी मातृभूमि आजाद नहीं हो जाते। मदनलाल ढींगरा। इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय अपने देश के इस वीर क्रांतिकारी को खो देने के विचार से ही दुखी थे। उस दिन सभी ने उपवास रखा। कई लोगों का रो रो के बुरा हाल था। मदन के बहुत से साथियों को उस दिन एहसास हुआ कि वो बदला बदला क्यों नजर आता था, वो क्यों चुपचाप रहता था। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि मदन लाल अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही अलग अलग रहता था। उन्हें खुद पर गुस्सा आया कि उन्होंने मदन लाल के बारे में क्या सोचा था, और वो क्या था। लोग तो जाने क्या क्या सोच लेते हैं। गजब के युवक थे मदनलाल जी। उन्होंने सावरकर जी से जो कहा था उसे पूरा किया, और दूसरे हिंदुस्तानी युवकों को मरते मरते आजादी का मतलब समझा गए। हाँ भाई, इसीलिए कभी किसी के बारे में पहले से कोई राय नहीं बनाना चाहिए कि ये हमसे बात नहीं करता, कहीं ये घमंडी तो नहीं है, अपने आप को क्या समझता है। क्योंकि कई लोग सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देते हैं और बाकी दुनिया को भूल जाते हैं। अब जैसे कि मदन लाल जी या अपने दीपक भाई, और जब वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं
तो पूरी दुनिया उनके कामों को सदियों तक याद रखती है। ये बिल्कुल सच कहा आपने। अच्छा काका, अब हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।